लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का जो है हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है हम लोग का पूरा जो हम लोग का साइंस का बुक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पृष्ठ नंबर 6 का है। एकदम सिंपल वे में हम लोग पूरा बनाने का प्रयास करेंगे और इसका पूरा हम लोग बढ़िया से इसको समराइज करके और लिखा गया है, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों यार अमृता स्टडी सेंटर पे सभी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना। प्रोवाइड बहुत सारा क्वेश्चन कर भी दिया गया है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर बना दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पृष्ठ नंबर हम लोग का 6 है। ठीक है, बुक का जो है पृष्ठ नंबर 6 है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ़ क्यों किया जाता है ना। साफ़ क्यों किया जाता है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कर देने से। रेगमाल का मतलब होता है सरेस कागज़। सरेस कागज़ आप देखे हैं ना, सरेस कागज़ जो होता है, जो लकड़ी पर हम लोग लकड़ी को भी रगड़ने का काम करते हैं साफ़ करने के लिए, है ना, या कोई भी जंग लग जाता है उसको भी साफ़ करने के लिए करते हैं। तो वही कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के साफ़ कर देने से मैग्नीशियम रिबन जो होता है वायु में तीव्र गति से जलता है। ठीक है, तीव्र गति से जलता है। बस सिंपल एक ही क्वेश्चन का आंसर हम लोग का इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक का दोस्तों हम लोग का हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। लिख रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना था। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यही लिख दिया गया है। उत्तर में आप लोग यहाँ पे H2Cl2 और देखिए यहाँ पे 2 गो है, 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 गो है। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 गो हो गया और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 गो हो गया। यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बेरिलियम है 3 गो, यहाँ पे ये 6 गो हो जाएगा, ये है ना। इधर देखिए इधर भी 6 गो करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लोरीन, देखिए क्लोरीन हम लोग का देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ये हो जाएगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 दूना 4 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 6 गो है। यहाँ पे देखिए NH4, इसको हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जो समझने वाला है इसको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों आप लोगों को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, है ना, जल बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है उत्तर में हम लोग का। देखिए यहाँ पे जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसका विस्थापन करा दिया गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन को घुलनशील बेरियम सल्फेट में, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के अवक्षेप के सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड और ये जल बनते हैं। सेम टू सेम उसी को लिख दिया गया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, केवल इसको समझा के लिख दिया गया है। जो बोल रहा है उसको लिख दिए हैं। बेरियम क्लोराइड तो बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट तो सोडियम सल्फेट लिख दिया गया है ना। सोडियम सल्फेट कह रहा है तो सोडियम सल्फेट यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर कह रहा है घुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है तो बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। यहाँ पे NaCl कह रहा है, सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का, तो सोडियम क्लोराइड तो NaCl लिख दिया गया है। उसके बाद बैलेंस कर दिया गया है, कोई इशू नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग। संतुलित समीकरण भी लिखना था। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इधर कितना है, इधर 2 गो, देखिए यहाँ पे सोडियम 2 गो है, तो इधर भी देखिए 2 गो है। हम लोग का यहाँ पे सल्फेट कितना है, 2 गो है, तो यहाँ 1 गो है, तो यहाँ पे भी सल्फेट 1 गो है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम का 1 गो है, तो 1 गो है, तो बेरिलियम 1 गो। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 गो, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 गो। सेम टू सेम उसको हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है ये करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, देखिए दोस्तों 11 नंबर पृष्ठ है हम लोग का, पृष्ठ नंबर 11 है हम लोग का। दोस्तों आप लोगों के लिए ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, PDF प्रोवाइड कर दीजिएगा, आप लोग जाके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, जो कहेंगे उसको हम लोग भेज सकते हैं। 82 927 83 714 14। ठीक है, इस नंबर पे 82 927 83 714, इस नंबर पे आप लोग अपना नाम और लिख के भेजिएगा, तो हम ये PDF जो है आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए
हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेद करने के लिए होता है, सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो x विलयन का नाम तथा सूत्र लिखना है और कह रहा है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ x जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए x का नाम हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक्स का नाम है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। और 2 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ देखिए जल के साथ अभिक्रिया करना है, तो जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। CaO जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, और ये जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, यानी इसको भुरकी चूना या भरकी चूना कहते हैं, CaOH अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का 2 नंबर इसका क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग का पृष्ठ नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, पृष्ठ के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग। देखिए पृष्ठ नंबर 11 है। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि क्रियाशील क्रियाकलाप 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए बोल रहा है। तो चूँकि जल का निर्माण जो है हम लोग का कह रहा है, यहाँ पे जल का निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से हुआ है, इसलिए परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। पहली गैस का नाम हाइड्रोजन और दूसरी गैस का नाम ऑक्सीजन गैस है। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, सिंपल। देखिए हम लोग का क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु कह रहा है परख नली में दूसरी से 2 गुनी है, क्यों है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग का जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो ऑक्सीजन के कुछ नहीं है तो 1 परमाणु है ना, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, इसलिए परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है, दूसरी से 2 गुनी है। दूसरी से, ये दूसरी है, ये हम लोग का दूसरी हो गया और ये हम लोग का पहली हो गया, तो दूसरी से 2 गुनी है, दूसरी से 2 गुनी है। पहली गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है, पहली गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है और दूसरी गैस का नाम ऑक्सीजन है, बस सिंपल है ना। तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग का पेज नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर हम लोग का देखिए 15 नंबर पेज का क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। एकदम सिंपल वे में इसको समझेंगे। कह रहा है चूँकि इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे चूँकि इस अभिक्रिया में कह रहा है, चूँकि इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इस कारण से वे कॉपर के यौगिक को भी स्थापित कर देता है, इसलिए लोहे का कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन नीला हल्का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे दिक्कत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो भी स्थापित करेगा, क्योंकि इसका हम लोग जो अभी क्रियाशीलता धातु है उसको पहले के होता है ना, ऐसे करके देखिएगा आप लोगों को क्रियाशीलता धातु लिखवाया गया होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्रियाकलाप जो है 10.1 का कह रहा है ना, क्रियाकलाप हम लोग का 10.1 का 1 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप बनता है, वही कह रहा है, एक उदाहरण दीजिए। देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड लिख दिए, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये हो जाता है हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। जब इसको विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag मतलब चांदी होता है, Cl क्लोराइड, और ये हो जाता है उजला अवक्षेप, तो ये NaNO3 हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित और अपचयित पदार्थ, देखिए उपचयित यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4Na है, ऑक्सीजन है, और Na2O है। यहाँ पे अभिक्रिया एक में कह रहा है कि Na से NO2 बदल रहा है, इसलिए Na जो है उपचयी होकर Na2 बनता है और Na2 अपचयित होता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, जिसको है ना होकर इतना जोड़ता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग उपचयी बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको उपचयी बोलेंगे, उपचयी, और जिसके साथ ऑक्सीजन हटेगा उसको अपचयी बोलेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन होता है तो उसको O2 जो है अपचयित होता है, एकदम सिंपल वे याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग का देखिए इसमें क्या कह रहा है, Na2 अपचयी होकर CO2 बनता है ना, ये यानी क्या हो गया,
अपचय यानी रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे हट रहा है ना। देखिए इसमें से अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचय हो जाएगा। और देखिए क्योंकि Cu से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, बोल रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखिए H2 उपचयी हो रहा है क्योंकि ये O2 बदल रहा है, H2O में बदल जा रहा है क्योंकि इसमें वृद्धि हो रहा है। कहने का मतलब देखिए समझिएगा, अगर किसी भी तत्व के साथ सिंपली हम लोग लिखते हैं किसी भी तत्व के साथ, कोई भी तत्व हो, 10 सेकेंड, तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। ठीक है, उपचयित लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयित हो गया। अगर तत्व है, कोई भी तत्व लिखे हैं और माइनस कर देते हैं, मतलब इसे घट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयित। ठीक है, अपचयित बोलेंगे, इसको याद रखिएगा, सिंपल। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ऊपर वाला को ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन इंग्लिश में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एकदम सिंपल में। हर एक चीज़ को दोस्तों आप लोग को इतना ना बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा दिया जाएगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी, आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक NCERT का हर एक बुक का आप लोग को सोल्यूशन इस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप लोगों का प्यार इस चैनल पर बना रहेगा तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। बस आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिएगा तब। देखिए अभ्यास, फिर अभ्यास उसके उत्तर दिया है, कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि 2 PbO और CO, Pb और CO2, यानी कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, तो देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा अपचयित हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि सत्य देखिए कौन सा है। कह रहा है कि कौन असत्य है, कौन असत्य है, तो देखिए असत्य कौन है। उसके बाद फिर कह रहा है, रुकिए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर कह रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, फिर कार्बन अपचयित हो रहा है और लीड अपचयित हो रहा है। इसका एक आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 नंबर शीशा अपचयित हो रहा है। देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा से हम लोग देखिए PbO है, O से P बन रहा है, Pb बन रहा है केवल, तो यानी ऑक्सीजन हट रहा है ना, यानी ये जो है हम लोग का सही है, अपचयित हो रहा है। उसके बाद देखिए बी नंबर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उपचयित हो रहा है, जुड़ रहा है ना, है ना, उपचयित हो रहा है, जुड़ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यहाँ पे क्या है, घटा है ना, घटा है, ऑक्सीजन क्या होगा, घट गया, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 नंबर A और B सही है हम लोग का। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की है, ऊपर दिया गया है अभिक्रिया है, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन और विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे Fe2O3 + 2Al है, यहाँ पे Al2O3 + 2Fe है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है Al2 विस्थापित हो गया, ये इसको विस्थापित हो गया, यानी विस्थापित अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, केवल D नंबर। देखो विस्थापन हो रहा है ना, तो एक विस्थापन हो गया तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये D नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बड़ा वीडियो नहीं ना हो जाएगा आप लोगों के लिए, हमको तो लग रहा है बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, पढ़ाते क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगा, 13 मिनट का भी हो गया। देखते हैं कुछ दूरी तक जाके हम लोग बंद करेंगे और आप लोग को 1 पार्ट 2 पार्ट करके हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, बस चैनल को सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और कुछ आएगा। देखिए यहाँ पे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड में बदल जाएगा, क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड में कोई अभिक्रिया नहीं होगा और आयरन अम्ल जल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। फिर हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एकदम सिंपल वे में लिखेंगे कि जिस समीकरण में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो उसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी समझिए, जिस समीकरण के भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही अभिकारकों और उत्पाद की वास्तविक संख्या की भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद आप लोग को समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक तीर रहता है
और एक इधर समीकरण रहता है और एक इधर समीकरण रहता है ना। तो इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। इधर बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी इधर जो परमाणुओं की संख्या है, इधर भी परमाणुओं की संख्या समान रहेगा, जो इधर है उतना ही परमाणुओं की संख्या इधर। मान लीजिए इधर 11 परमाणुओं की संख्या, इधर भी 11 परमाणुओं की संख्या होगा, दोनों मिला के, है ना। तो ये जो है हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो डिफिनीशन आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। 5, 6, 7 कितना क्वेश्चन है हम लोग का? 8, 9, 10, 11 ज़्यादा क्वेश्चन है ना। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग ज़्यादा ही क्वेश्चन दे दिया गया है। हम लोग यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे भी, क्योंकि ये जो है वीडियो जो हम लोग का लेंदी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन से बंद करेंगे हम लोग, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन से देखिए, या देखते हैं, लेके चलते हैं, नहीं होगा तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजन करके अमोनिया बनता है। ये जो है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है, उन्हें संतुलित कीजिए, है ना। समीकरण लिखना है और संतुलित करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल लिख देंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोजन गैस के साथ संयोजन करता है तो यहाँ पे अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बनता है। इधर 2 गो है, इधर 6 गो है, 6 गो है ना। तो इधर देखिए 3 गो है। देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6, तो यहाँ पे भी 3 दूना 6। नाइट्रोजन कितना है? तो 2 गो है, तो 2 गो, है ना। सिंपल में कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम इसको संतुलित भी कर देंगे। ये वाला वीडियो में देखिए, संतुलित करने के लिए कह रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे? तो संतुलित करने के लिए भी हम आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप लोग जाके उसमें देख लीजिएगा, संतुलित कर दिए हैं कहिएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये हम आप लोग को दे भी देंगे, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन केवल संतुलित करने के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो में हम लोग ला के आपको समझा देंगे कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल में कॉपी कलम पर बताना पड़ेगा, कॉपी कलम से आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट, इसको संतुलित ऐसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल हो गया। 2 नंबर होगा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट, और ये दिया है। सिंपल हम लोग इसको लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और यहाँ पे जल बन गया तो जल लिख दिया गया। फिर यहाँ पे लिखा गया जिंक सिल्वर नाइट्रेट, है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये नहीं ये जिंक नाइट्रेट है तो जिंक नाइट्रेट, और ये सिल्वर है तो सिल्वर लिख दिए। इसमें भी कुछ करना नहीं है, आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए दिक्कत आपको हो रहा है तो हम दिक्कत कंप्लीट करा देंगे, बढ़िया से हम लोग समझा देंगे इसको। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड कह रहा है, बेरियम देखिए ये लिखा है ना, इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल है ये सब, देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा समझिएगा, जो समझने वाला है इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए कह रहा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्पादन होता है उसमें उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्पादन होता है उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए एग्जाम्पल हम लोग को लिखना है, तो एग्जाम्पल देखिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे Na2O है, तो ये कैल्शियम हो जाएगा और ये OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस उष्मा निकल जाएगा हम लोग का। देखिए उष्मा निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर एक और है हम लोग का CO, C प्लस O2, CO2 हो जाएगा, उष्मा प्लस प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग का एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी लिखे हैं, तो जो एग्जाम्पल आप लोग को अच्छा लगे उसको लिख लीजिए। फिर उष्माशोषी कह रहा है देखिए उष्माशोषी, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, उष्मा का शोषण होता है, ठीक है। तो देखिए N2 प्लस O2 2NO प्लस उष्मा हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, इसमें अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। 10 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है, आप लोग एक बार में इसको समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा है कि शोषण को उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उष्माशोषी, क्योंकि ये क्या करता है, उष्मा का
ऊष्माक्षेपी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्मा फेंकता है। अगर हम लोग श्वसन में देखिएगा, हम लोग अगर मुंह से भी भाप निकालते हैं तो देखते हैं आग की तरह निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, यानी ऊष्मा निकलता है ना। या नाक से भी हम लोग अगर सांस छोड़ते हैं तो कैसा गर्म हवा निकलता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, क्योंकि ऊष्मा निकलता है ना। तो देखिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थ अर्थात भोजन अपचयित होता है, यानी पचता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो है हम लोग का चीनी हो गया, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन लेते हैं तो ये CO2 और प्लस यहाँ पे जल और यहाँ पे ऊर्जा निकलता है। बस सिंपल ये है। उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें जो होता है एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पादन करते हैं, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के CaO और CO2 में बदल गया है, तो इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यानी एक से दो को टूट रहा है, एक से क्या हो रहा है? दो से टूट रहा है। मतलब कहने का मतलब, अगर यहाँ पे AB लिखे हैं तो ये टूट के क्या बन रहा है? A प्लस का B बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया बन रहा है। ठीक है, ये AB गुना में था, इधर टूट के दो में बट गया, तो इसको वियोजन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, देखिए ये को था, दो टूट गया। तो उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोजन करके एकल यानी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे हम लोग का होगा क्या कि देखिए, यहाँ पे दो गो है ना, ऐसे दे देगा और कहेगा कि ये बताइए कौन सा अभिक्रिया है, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ये दोनों दो गो है, दो गो टूट के, और यहाँ दो गो है, दोनों जुट के एक बन जा रहा है, इसको संयोजन अभिक्रिया करेंगे। तो यही हम लोग का देखिए, दो गो था यहाँ पे, दो गो जुड़ के एक बन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यही हम लोग लिखेंगे कि एक और दो में अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत है, और दो में वियोजन हो रहा है किंतु संयोजन हो रहा है। वियोजन हो रहा है जबकि दो में क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। सिंपल। उसके बाद हम लोग 12 का कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2, CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2। इसमें ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। इसमें को क्या हो रहा है कि 2AgCl प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है हम लोग का वियोजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें भी वियोजन हो रहा है, समय वियोजन को दर्शाना है। इसमें भी क्या हो रहा है? हम लोग का वियोजन हो रहा है। ठीक है, इसको लिख देंगे ऊर्जा प्रकाश के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए, है ना, समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर सिंपल वियोजन और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या, तो जिस अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखे हुए हैं, इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए। ठीक है, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में नए उत्पादों के निर्माण होते हैं जो विलयन में ही रहते हैं तथा उनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये अभिक्रिया हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर के सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है, तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि
AU CU से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता होता है, आप लोग को बढ़िया से एक बार लिखवा देंगे दूसरे वीडियो में, आप लोग बढ़िया से उसको समझने का प्रयास करिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तथा उस निर्मित पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे यहाँ पे PbNO3 2 + 2Cl 2KNO3 + Pb2 अवक्षेप प्रदान होता है यहाँ पे। फिर कह रहा है 16 नंबर कह रहा है दोस्तों, ये 16 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। कह रहा है उपचयन और अपचयन। तो उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बताए थे ना, ऑक्सीजन का योग होता है वो क्या हो जाएगा, उपचयन। ऑक्सीजन का वो योग होगा उसको उपचयन, और अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसको अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए Mg + O2 जुड़ गया, उपचयन हो गया। इसमें 2H2 + 2H2, इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ जा रहा है। इसमें देखिए अपचयन हो रहा है, यानी ZnO + C। अब देखिए Zn से देखिए O हट गया ना, घट रहा है, CO से जाके जुड़ गया, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह X तत्व काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो भूरे रंग का चमकदार X रंग के कॉपर कहते हैं। ठीक है, कॉपर कहते हैं, और जो हवा में गर्म होकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, यह काले रंग का होता है। यहाँ पे CO, यहाँ पे अवक्षेप हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, क्वेश्चन पूछा है, 20 तक है ना, देखते हैं। लोहे के कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचने के लिए पेंट करते हैं। पेंट करने से लोहे की वस्तुओं के सतह पर नमी और हवा के बीच से संपर्क जो होता है टूट जाता है, जिससे जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। तो कह रहा है कि चूँकि तेल व वसा पदार्थ हवा के संपर्क में आने से वे उपचयित होकर खराब गंध दे देते हैं। इसके गंध के साथ साथ उनका स्वाद भी बदल जाता है। इस कारण तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, जिससे वे खराब नहीं हो पाए। ठीक है, एकदम सिंपल वे में। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण समझिएगा, इसको संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण जब कोई वस्तु यानी धातु अपने आसपास में प्राप्त अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, संक्षारण में निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होता है, नमी तथा आर्द्रता की उपस्थिति और हवा की उपस्थिति। यानी संक्षारण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मान लीजिए लोहा हम रखते हैं, लोहा पर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वही संक्षारण कहलाने लगता है। चांदी में अगर चांदी भी रख देते हैं कुछ दिन के लिए, तो ये उस पर काली परत चढ़ जाता है, उसको भी संक्षारण कहेंगे। ठीक है, चांदी के यहाँ पे तांबे के परत पे भी ऊपर जो है हरी रंग का परत चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। ये क्यों होता है, तो नमी और आर्द्रता की उपस्थिति के कारण हो जाता है, नमी और आर्द्रता की उपस्थिति के कारण होता है, और हवा की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, चूँकि वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्रियों तथा लंबे समय तक रखी जाती है, तब वे उपचयित होकर गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। इस प्रकृति को विकृत गंधिता कहा जाता है। और वायुरोधी बर्तनों के खाद्य सामग्री है ना, वायुरोधी बर्तनों के खाद्य सामग्री रखने से उपचयित की गति धीमी पड़ जाती है, इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे हाइड्रोजन गैस कम सक्रिय भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। कहने का मतलब देखते हैं आप लोग कि हवा भरा रहता है, कोई भी चिप्स का अगर यहाँ पे पैकेट रहता है, उसमें देखते हैं ना, थोड़ा सा भर देता है और हवा भर देता है, तो बोलते हैं इसमें हवा भर के इसको फुला दिया गया है और कम है। लेकिन देखिए उसमें हवा इसलिए भरा जाता है, उसमें हालांकि हवा जो होता है नाइट्रोजन गैस रहता है, ज़्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जो क्या करता है कि ये जो चिप्स रखे हैं इसमें, इस चिप्स को क्या करता है, सुरक्षित रखता है ना, संक्षारण होने से बचाता है, उसी को विकृत गंधिता भी कहते हैं। ठीक है, उसको खराब होने से क्या करता है, बचाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधिता। तो इस तरह दोस्तों ये जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, अब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है इस चैनल पर तुरंत अपलोड होने वाला है ना,
तो बस आप लोग का अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे। आराम से आप लोग को हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल वे में आप लोग इसको बना सकते हैं। ER अमृत स्टडी सेंटर पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। ER अमृत स्टडी सेंटर पर तुरंत आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।